brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे झाग स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। इजराइल में जंग के बीच वहां की सरकार का ढांचा बदल गया है। इजराइल में आपातकालीन सरकार बन चुकी है। वॉर कैबिनेट का भी ऐलान हुआ। इसमें विपक्षी नेताओं को भी जगह दी गई है। यह है क्या और जंग पर इसका क्या असर होगा, आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि जंग के बीच फेक न्यूज़ फैलाने वाले कौन हैं और अब तक की जंग में क्या क्या हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले वॉर कैबिनेट की कहानी आपको बताते हैं। 11 अक्टूबर की शाम इजराइल में इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट बन गई, यानी कि एक ऐसी सरकार जिसका फोकस युद्ध पर हो और जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए युद्धकालीन सरकारों में विपक्ष को भी जगह दी जाती है। इसकी मांग 7 अक्टूबर से चल रही थी, मगर अमली जामा पहनाने में 5 दिनों का वक्त लग गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस रुकावट के पीछे 2 वजहें थीं। पहली आपत्ति प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा की तरफ से आई। सारा का ये कहना था कि विपक्षी नेता कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे और वे उनके पति का पॉलिटिकल करियर भी तबाह कर सकते हैं। हालांकि नेतन्याहू ने इन आशंकाओं को खारिज कर दिया। वो बोले, ये एकजुटता दिखाने का समय है। दूसरी वजह नेतन्याहू की मौजूदा कैबिनेट से जुड़ी थी। अभी वाली कैबिनेट में इतमार बेन-ग्विर और बेजेल स्मोत्रिच जैसे मंत्री हैं। दोनों को धुर दक्षिणपंथी माना जाता है। ये दोनों फिलिस्तीन को हमेशा के लिए ख़त्म करने की बात करते हैं। हाल ही में बेन-ग्विर ने अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया था, जिसकी वजह से गाज़ा और वेस्ट बैंक में प्रोटेस्ट हुआ। बेन-ग्विर नस्ल भेद के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। विपक्ष की मांग थी कि इन दोनों को युद्ध से जुड़े फैसलों से दूर रखा जाए, तभी वे यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। अब सहमति बन चुकी है। इसकी रूपरेखा क्या है? वॉर कैबिनेट में 3 फुल टाइम सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गलांत और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बेनी गेंस। उन्हें कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला है, हालांकि दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर का रहेगा। बेनी गेंस का पूरा करियर मिलिट्री में बीता। उनकी मां हंगरी की थी, होलोकॉस्ट सर्वाइवर थी, पिता रोमानिया से आए थे। बेनी ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। 1977 में मिलिट्री में चले गए। कई ऑपरेशंस का वो हिस्सा रहे। 1982 में पहले इजराइल लेबनान युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया। 1991 में इथियोपिया से 14,000 यहूदियों को निकालने का मिशन पूरा किया। दूसरे इंतिफादा और दूसरे लेबनान युद्ध के दौरान मैदान में थे। साल 2005 में उन्हें मिलिट्री अटैची बनाकर अमेरिका भेजा गया। 2011 में चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ बना दिया गया। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF के कमांडर इन चीफ होते हैं। बेनी के कार्यकाल में इजराइल ने गाजा में 2 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस और 2014 में प्रोटेक्टिव एज। इन दोनों ही ऑपरेशंस में हमास को जवाब दिया गया था। माना जा रहा है कि उनका अनुभव अभी चल रही जंग में काम आएगा। साल 2018 में बेनी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। 2020 में नेतन्याहू के साथ गठबंधन सरकार बनाई, डिफेंस मिनिस्टर रहे। डील ये थी कि आधे समय बाद बेनी प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर बीच में ही सरकार गिर गई। बेनी गठबंधन से अलग हो गए। दिसंबर 2022 के चुनाव में वो नेशनल यूनिटी पार्टी का हिस्सा बने। हालांकि उनका गठबंधन बहुमत नहीं जुटा पाया। इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर्स को भी जगह मिली है, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर्स रॉन डामर और गेदी इज़नकोत। गेदी 2015 से 2019 तक IDF के मुखिया थे। फिलहाल वो संसद के सदस्य हैं। उन्हें भी कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। गेदी को दाया सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इसके मुताबिक इजरायली सेना को दुश्मन की हरकत का ऐसा जवाब देना चाहिए जिसकी उसने कल्पना ना की हो। इस प्रोसेस में सिविलियन टारगेट्स पर कोई रहम नहीं किया जाता। गेदी रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आए, वो भी नेशनल यूनिटी गठबंधन में हैं। बेनी और गेदी के अलावा 3 और विपक्षी नेता कैबिनेट का हिस्सा हैं। हालांकि वो वॉर कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए हैं। डील में और क्या क्या तय हुआ? विपक्षी नेताओं की नियुक्ति युद्ध चलने तक रहेगी। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, उन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा। वॉर कैबिनेट में एक सीट रिजर्व्ड है विपक्ष के मुखिया याया लापिड के लिए। फिलहाल लापिड ने यूनिटी गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए रजामंदी नहीं दी है। दिलचस्प ये है कि उन्होंने ही इस सरकार का प्रस्ताव रखा था। उनकी शर्त यह है कि बेन-ग्विर और स्मोत्रिच को इस सरकार से दूर रखा जाए। इसके अलावा जंग खत्म होने तक कोई भी ऐसा बिल नहीं लाया जाएगा
जिसका युद्ध से संबंध ना हो और वरिष्ठ पदों पर बैठे जिन भी लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया है, वे लड़ाई के अंत तक पद पर बने रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि वॉर कैबिनेट का गठन कोई नई बात नहीं है, हालांकि ये दुर्लभ जरूर है। विपक्ष को मिलाकर बनाई गई सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण दूसरे विश्व युद्ध का है। ऐसा ब्रिटेन में हुआ था। जर्मनी के हमले के बाद पहले नेवल चैम्बरलिन और बाद में विंस्टन चर्चिल ने वॉर कैबिनेट बनाई थी। उसमें विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया गया था। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के पूर्व डीन अश्विनी कुमार मोहापात्रा से पूछा, इतिहास में यूनिटी गवर्नमेंट या वॉर कैबिनेट के कितने उदाहरण मिलते हैं और इनका मकसद क्या होता है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। वॉर कैबिनेट जो बनता था वो ब्रिटेन में बना है, जिसको इम्पेरियल वॉर कैबिनेट कहते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम बना था, 3 बार बना था। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम विंस्टन चर्चिल के जो नेतृत्व में एक सरकार बनी थी ब्रिटेन में 1940 में। बल्कि ये 1 हफ्ता पहले ब्रिटेन जो वॉर डिक्लेयर के जर्मनी को अगेंस्ट में, उससे पहले बना था 1939 में। इसका प्रिपरेशन शुरू हुआ था। इसका मकसद ये होता है कि भाई जितने ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में जितने अपोजिशन पार्टी, जितने सारे पार्टी हैं, सबको लेके जब एक नेशनल क्राइसिस होता है, उसके सब मिलके इसको कैसे, उस चुनौती को कैसे आगे एड्रेस किया जाए, इसका मकसद यही होता है। जैसे आप कहें कि नेशनल क्राइसिस क्या होता है, कभी भी इससे भी हो सकता है बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया तो एक सरकार उसको संभाल ना पाए, तो उसमें एक बड़ी कंसेंसस जरूरत होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक सरकार की ये भागीदारी, दूसरे की भागीदारी होना चाहिए कि कहीं इसके बाद कुछ इस तरह का कॉन्सिक्वेंसेस हो जो देश के लिए हानिकारक हो, उसके लिए वो जो पार्टी सरकार में रहता है वो सबको लेके चलता है, तो वो सोचता है कि भाई उसको सिंगल आउट नहीं करे, क्योंकि ये क्राइसिस जो है सबके लिए है। और दूसरी इसके ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी डिसीजन लेते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है डिफरेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए, सबको कंसल्ट करते हुए एक डिसीजन लेते हैं कि ये जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो कि सिक्योरिटी क्राइसिस हो, उसको हम कैसे आगे उस चुनौती को एड्रेस करते हैं। तो पहला चीज है कि सबकी इसमें भागीदारी होता है। दूसरे होता है कि इसमें कंसेंसस होता है कि किस तरीका से कौन सी इनिशिएटिव लिया जाए, कौन सी मेजर्स लिया जाए उस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। तो ये 2 चीज होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरीके से एक क्राइसिस मैनेजमेंट, इसको कहोगे कि सरकार बनता है। इजराइल में वॉर कैबिनेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नेतन्याहू ने जनता का भरोसा खो दिया है? 20 साल से वो प्रधानमंत्री रहे हैं, मतलब आप कह सकते कि इजरायली पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। और उनको लोग सोचते थे कि ये मिस्टर सिक्योरिटी है, मतलब जब तक प्राइम मिनिस्टर बना रहे कि देश के नेतृत्व वो करे, तो इजराइल को कोई सिक्योरिटी के लिए चिंता नहीं करना। इस तरीके से एक क्या कहूँ, इस अपने को एक इमेज बनाए थे। तो ये हादसा 7 अक्टूबर शनिवार को हुआ, और जिस तरीका से अभी जो लाशें लोगों को मिल रहा है, जैसे तरीके से मैसेकर हुआ है, वो कहते हैं कि गांव में घुस के लोग टेररिस्ट मारे हैं, हमास टेररिस्ट मारे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो लग गया है कि ये भी एक नेतृत्व तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इजरायली को सबसे बड़ी कंसर्न होता है कि सिक्योरिटी कि उसी, क्योंकि इनके पीछे ऐतिहासिक एक्सपीरियंस है हॉलोकॉस्ट के। इसके बाद सारे मिलजुल के इजराइल को बनाए, आप इतिहास में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बनने के बाद जब भी उनके ऊपर इस तरीके का क्राइसिस होता था, क्योंकि इजराइल 4 तरफ से कहीं वो सोचते हैं कि एनिमी कंट्री से घेरे हुए हैं, तो उनके अंदर एक सीज मेंटालिटी आ जाता है कि भाई हम जो है सारे तरीके से एनिमी हम लोग घेरे हुए हैं और उनको हर टाइम लड़ाई करना पड़ेगा अपना सर्वाइवल के लिए। तो इसीलिए सिक्योरिटी उसका सबसे बड़ी कंसर्न होता है, जो कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने काफी देर तक उस सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस किए थे, लेकिन अभी जो हाल में हुआ उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेकंड है, जिस तरीका से एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स और नेशनलिस्ट पार्टी को लेकर सरकार बनाए थे, अभी हाल तक वहां पे पॉपुलर प्रोटेस्ट होता था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुडिशरी से और लीगल सिस्टम से छेड़खानी करने के लिए कोशिश किए थे। उसको कहते कि लॉ बन जाएगा, क्योंकि वो सोचते थे कि उनके लिए बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस है और कुछ करना चाहते, झूठ मूठ की जुडिशरी बीच में आ जाता था। तो कहीं ना कहीं तो लिबरल सेक्शन है इजराइल में, वो उसको मानते हैं कि ये
डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज हो जाएगा। डेमोक्रेसी जो है जहाँ पे लोगों को एक फ्रीडम देता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, मूवमेंट होता है, और जुडिशरी उसको डिसाइड करता है। तो जुडिशरी का जो ऑटोनॉमी है, उसका जो इंडिपेंडेंस है, वो बहुत बड़े पिलर होता है डेमोक्रेसी में। इसको कहीं ना कहीं वो दुर्बल बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, इसीलिए प्रोटेस्ट काफी होता था। तो कहीं लोग को बाहर लगता था कि इजराइल की जनता पोलराइज हो गई और नेतन्याहू को एक पोलराइजिंग फिगर मानते थे। तो कहीं ना कहीं कंसेंसस बनना इजराइल के अंदर, इस स्थिति में लोगों के अंदर डाउट होता था कि भाई किसी की तरह किसी पॉलिसी में, इतने बड़े मेजर पॉलिसी में कहीं कंसेंसस बन सकता है क्या, सहमति बन सकता है क्या सारे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। जिस तरीका से उनके अंदर एक युद्ध की माहौल बना था, जिसको कहते हैं राजनीतिक युद्ध बना था माहौल, तो इसे बना सकते हैं कि, तो इसीलिए उनके पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनके नेतृत्व के भी कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया था। तो मुझे लगता है ये भी कारण हो सकता है। तो इसीलिए इस क्राइसिस जब आया, ये सबको लेके एक नेशनल यूनिटी पार्टी बनाते हैं इस समस्या के फेस करने के लिए। यूनिटी गवर्नमेंट का हमास के खिलाफ चल रही जंग पर क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं दो बात आपको बताना चाह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इस बार जो है जिस तरीका से हमास की अटैक हुआ है इजरायली सिविलियन के ऊपर, वो लोग के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और जो आम जनता के अंदर एक के रिवेंज लेने का भावना है। तो और उनको भी लगता है कि हम इतने दुर्बल हो गए अपने एनिमी के सामने कि हमारा घर में घुस के वो हमको मारे और इस तरीके से हरकत करे, एट्रोसिटीज करे। तो उनकी जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है, वो उसको लेके अभी नेतन्याहू ने उसने सोचा कि नेतन्याहू ने सोचा कि इस बार इस तरह का पॉलिसी अपनाए कि हमास कभी भी गाजा पट्टी में रहेगा ही नहीं, जिसको मानते कि एक सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है कि जब रहेगा ही नहीं हमास एज ए मूवमेंट, एज ए ग्रुप रहेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इजराइल के लिए सिक्योरिटी का कोई समस्या भविष्य में आएगा ही नहीं। तो इसी को दिमाग में रखते हुए अभी ये सोच रहे हैं, ये कहते हैं कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, कहते हैं कि व्हेन, कब शुरू होगा इनके जो ग्राउंड ऑफेंसिव है। ये गाजा पट्टी में जाके उनको जितना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे ऑपरेशनल बेसिस है, जहाँ पे टनल है, जहाँ पे फंड मिलता है, सबको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो उनके बड़े लीडरशिप स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अल कशीम ब्रिगेड का हो कि उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सबको वो ध्वंस करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि इस बार जाने के बाद कंप्लीटली हमास खत्म हो जाएगा, हमास कभी भविष्य में इस तरह का हरकत इजरायली को नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा अंदर ये क्वेश्चन मार्क है कि हमास जो है उसको कहते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, ये किस आइडियोलॉजी के बेस करके ये मूवमेंट आज बढ़ा है। क्योंकि 1988 में जो बना था, कुछ लोग कहते हैं इजराइल का उसमें हाथ था, अराफत के जो ग्रुप को कॉर्नर करने के लिए, इंतिफादा जिसको कहते हैं पैलेस्टाइन अपराइजिंग का अंदर। लेकिन जिस तरीका से 1988 से लेकर 2005 तक 17 साल में जिस तरीका से वो बढ़ा, उसके जिसका पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ा, जिससे लोग उसको पैलेस्टाइन उसको सपोर्ट किए और इसके बाद वो बाहर से भी उसको सपोर्ट मिला। तो ये एक इसके पीछे एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, एक विजन है। किसी भी रॉ पावर, मिलिट्री ताकत पे कभी मुझे नहीं लगता कोई आइडियोलॉजी को खत्म कर सकते हैं। ये मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ इसमें। अब जो आइडिया, उसके पीछे जो विजन है, उसको जो काम करने का तरीका लोग सोचे, उसको आप इतना जल्दी खत्म नहीं कर सकते। कोई ये मूवमेंट है, इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है। तो इसके लिए रॉ पावर के साथ साथ इजरायली को और कुछ सोचना पड़ेगा। अब वो और कुछ सोचना पड़ेगा, इंक्लूड ऑल्टरनेटिव जो मैं कह रहा हूँ, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या आप मिलिट्री में जय करके विक्ट्री लेके कि इस तरीका से जो एनिमी है आप उसको खत्म कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन मार्क रहता है। इसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं जब ऐसे अंदर घुसेगा गाजा के अंदर, क्या गाजा पट्टी में होने वाला है, क्या कैजुअलिटीज होगा, सबको पता है। वहां पे बूबी ट्रैप होगा, वहां पे स्नाइपर की अटैक होगा, वो तो सारे, क्योंकि जो हम जो रहते थे मोर फेमिलियर विद दी लेंस वायलेंस, जहाँ पे जाना हो तो ये तो होएगा। इसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, हम हमास को खत्म करेंगे। मैं लगता है हमास मोर देन आर्म्ड ग्रुप, इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है उसको आप कैसे एड्रेस करोगे?
इसके लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जरूरत है, नहीं कि ओनली मिलिट्री सॉल्यूशन कैन वर्क। लगभग सभी जानकार मानते हैं कि युद्ध का अंतिम नतीजा इजराइल के पक्ष में जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे भारी कीमत भी चुकानी होगी। 96 लाख लोगों की आबादी वाले देश में 1200 लोगों की मौत बहुत बड़ा आंकड़ा है और अभी ये आंकड़ा और ऊपर जा सकता है। जब कभी इंटेलिजेंस, डिफेंस और सरकार की नाकामी पर सवाल उठेंगे, उनके लिए जवाब देना मुश्किल होने वाला है। सबसे बड़ी तलवार नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर पर लटक रही है। उनके पास क्या विकल्प हैं? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बर्नार्ड हाइकल वेस्ट एशिया पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। 11 अक्टूबर को इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने उनसे बात की। सुनिए प्रोफेसर ने नेतन्याहू के भविष्य पर क्या कुछ कहा। Well, I definitely think that this attack by Hamas on Israel spells the end of Prime Minister Netanyahu's political career. I can't see him surviving the consequences of this attack. But for now, Israel is at war. And as long as it is at war, he is the leader of the country. And he will try to also aim to resuscitate his reputation by destroying Gaza and Hamas. So I think we're in completely uncharted territories. I think the gloves are off. I think the Israelis now are in a completely different mental state of mind because of the size of this disaster that they've faced. This failure and defeat. I mean, Israel has been defeated by a ragtag army of men with pickup trucks and guns and grenades, and so they have to reestablish deterrence. And to do that, they will need to be extremely violent. I personally think that's in the long term a mistake. I think that the Palestinian question will never be resolved until the Palestinians have a state, but that's far from being on the agenda of the Israeli political leadership at the moment. इजराइल हमास जंग पर वेस्ट एशिया के देश दो धड़े में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे देश हैं जो 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ साथ हमास की बर्बरता की आलोचना भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान है जो खुलेआम हमास का समर्थन कर रहा है। जंग का वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा? No, there are two kind of visions for the Middle East or for what you call West Asia. One vision is that of Saudi Arabia and the UAE. And that is a vision about, progress and prosperity and economic development and peace. But with also caring about Palestinian rights. That's one vision. And then there's another vision, which is led by Iran. And that's a vision of chaos and instability with the aim of destroying Israel and expelling the United States from West Asia. And that's never going to happen. I mean, Israel will never be destroyed, nor will America leave West Asia because of Iran. So what we see are two competing visions, one that thrives on instability and the other one that thrives and wants stability. क्या इस जंग में अमेरिका, रूस या चीन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या अमेरिका अपनी सेना उतार सकता है? Yeah, I mean, I think what will probably happen will be we will see several weeks, maybe months of Israel destroying basically all of Gaza. And the Americans trying to contain. I don't think this can spread to involve Russia or China. The specific issue with Ukraine is the following: it has to do with arms and weapons shipments. Essentially, America is depleted. All its production has been going to the Ukraine, and if the Israelis now want also more weapons from the United States, America will have to choose between Ukraine and Israel, and so the real implication is whether they have sufficient weaponry for waging these battles or these wars in two different theaters of operation. I don't think though the Americans will get involved directly in the Israeli Palestinian dispute because Israel doesn't need America's help. Military help. It needs military equipment and weapons, but not American soldiers. And then if it widens more broadly to Lebanon, Israel can handle that as well. If it includes Iran, though, that's a whole other story. Then America would probably become involved. भारत के सामने क्या विकल्प हैं? क्या इस जंग से भारत के हित प्रभावित होंगे?
I mean, look, it depends on how devastating the images are of the destruction of Gaza. So, if you have tens or hundreds of thousands of dead people, it's going to become very difficult, not just for India, but for all countries around the world to have to decide whether they should condemn Israel for its action or overreaction, let's say. I think oil is only an issue if Iran is directly involved in the attack in some way or in the war. But Saudi Arabia has lots of spare capacity. It can produce a lot of oil to make up for any loss of Iranian oil, for example. So I think India, at the moment, as far as I understand, the Prime Minister of India has shown great support for Israel because of the tragic and horrific events there. And I think India's interests are principally with Saudi Arabia and the UAE and the Gulf states, not so much with the axis of resistance and instability that is with Iran and in Syria and Yemen. So I think India's okay. India will be able to stay on the side of the Saudis, and I don't think he'll be affected by this. अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। इजराइल हमास जंग में तबाही के साथ साथ दो और चीजें बढ़ रही हैं, उन्माद और फेक न्यूज़। दोनों ही एक दूसरे से नत्थी हैं। युद्ध के उन्माद में लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली हैं। वे अपने सच को सर्वमान्य सच मानकर चल रहे हैं और चाहते हैं कि उनके सच को पूरी दुनिया माने। इसमें दोनों धड़े के लोग शामिल हैं। वे तात्कालिक फायदा देख रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना होगा। युद्ध के बीच कई ऐसी खबरें प्रसारित की जा रही हैं जिनका मकसद प्रोपेगेंडा फैलाना है। सबसे बड़ा उदाहरण हमास द्वारा 40 बच्चों का सिर काटने वाली खबर है। नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने भाषणों में कई बार ये बात कह चुके हैं। हम ये साफ कर दें कि एक भी आम इंसान की हत्या पूरी इंसानियत पर धब्बे की तरह है और हमास की बर्बरता को किसी भी तर्क से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनके आधार पर एक पूरी कौम पर निशाना साधना भी कम बड़ा अपराध नहीं है। खैर, बाइडेन और नेतन्याहू ने तो अपनी स्पीच में दावा कर दिया, लेकिन आईडीएफ और व्हाइट हाउस दोनों ही कह चुके हैं कि उनके पास इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, ना ही वे इसकी पुष्टि कर पाए हैं। जब तक कोई पुष्टि नहीं होती, इसका प्रचार करना न केवल दुखद है बल्कि जिम्मेदारी का बेजा इस्तेमाल भी है। ऐसे कई और उदाहरण रोजाना हमारी आपकी नज़रों के सामने से गुजर रहे होंगे। लल्लन टॉप की फैक्ट चेक टीम लगातार इनकी पड़ताल कर रही है। इस मसले पर हमने इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम के एग्जीक्यूटिव एडिटर बालकृष्ण से बात की। पूछा, युद्ध के बीच में फेक न्यूज़ क्यों फैलाई जाती है? क्या इसके पीछे कोई तंत्र शामिल होता है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो फेक न्यूज़ की जो प्रॉब्लम है, अभी आप देख रहे हैं जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है हमास के साथ में, ये पूरा यकीन मानिए कि ये और बढ़ेगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह का जो डिसइंफॉर्मेशन वार है वो बढ़ेगा। और उसकी वजह ये है कि ये भी इस युद्ध में एक हथियार की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि पहले हम इजराइल की बात करें। इजराइल की तरफ से इजराइल के लोग भी इस बात से काफ़ी गुस्से में हैं कि जब आपको पता था कि हमास से हमारी दुश्मनी है, जब आपको पता था कि हमास हमारे ऊपर हमला करने की फ़िराक में रहता है, और जब इजराइल का एक इमेज है इजराइल की पूरी दुनिया में कि सर्वेलेंस कैपिटल है दुनिया का, पूरी दुनिया को सर्वेलेंस के स्पाइंग के तरीके बताता है, बेचता है, हथियार का सौदा करता है, तो ऐसा कैसे हुआ कि हमारी जो सेना थी, हमारी जो आर्मी थी, हमारी जो इंटेलिजेंस थी, वो पूरी की पूरी फेल कैसे हो गई? इस बात को लेकर के इजराइल के लोगों में भी बहुत गुस्सा है। अगर आप वहाँ के लोगों के जो बयान आ रहे हैं उनको सुने तो आपको पता चलेगा। इसीलिए अब इजराइल जिस तरह के आपने देखा कि हमले कर रहा है फ़िलिस्तीन के ऊपर, गाज़ा पट्टी के ऊपर, उसके बाद उनको इसको जस्टिफाई करना है। और इसको जस्टिफाई करने का एक ही तरीका है, जब गाज़ा पट्टी पे युद्ध होगा, जब युद्ध हो रहा है, जब वहाँ पर अगर ज़मीनी सेना जाती है वहाँ पर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये बात तय है कि वहाँ पे सिविलियंस की भी डेथ होगी, बच्चों की भी डेथ होगी, महिलाओं की भी डेथ होगी। तो एक माहौल बनाना ज़रूरी है। ये साबित करने के लिए दो बातें इजराइल को साबित करनी है। पहली बात तो ये कि उसको ये साबित करना है दुनिया को और अपने लोगों को कि इजराइल के माइट में, उसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई है। और इसके लिए इस प्रोसेस को साबित करने में जो कैजुअल्टीज़ होंगी गाज़ा पट्टी में,
उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है कि ये लोग इसी तरह के हैं, ये राक्षस हैं, ये बच्चों का गला काटते हैं, ये औरतों का के साथ बलात्कार करते हैं, ये औरतों को पकड़कर, मजबूर लोगों को पकड़कर, बेकसूर लोगों को पकड़कर बंधक बनाते हैं, तो उनको इस तरह से साबित करनी है। और अगर आप गाज़ा के लोगों की बात करें, गाज़ा पट्टी के लोगों की बात करें, हमास के लोगों की बात करें, तो उनको भी अपने लोगों को ये साबित करना है कि इजराइल ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, ये उसी का नतीजा है, हम उसका बदला ले रहे हैं। और अब ये साबित करना है कि इजराइल की जो सेना है, इजराइल के जो लोग हैं, वो सब तरह के मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए इस दोनों तरफ से इसमें डिसइंफॉर्मेशन जो है एक हथियार की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। फेक न्यूज़ फैलाने वाले तो तुरंत का फायदा देखते हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में क्या क्या नुकसान होते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ये होता है कि अगर आप बार बार एक ही तरह की चीज़ देखें, एक ही तरह की नैरेटिव्स को देखें, तो धीरे धीरे आप इस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि जो हो रहा है वो सही है। आप इस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि बच्चों को मारना भी सही है, क्योंकि ये यही डिज़र्व करते हैं। आप अगर देखते हैं कि बार बार कोई चीज़ आपको दिखाई जाती है कि ये अगर ये साबित आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये लोग नकली हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये नाटक करते हैं, तो अगर आप असली चीज़ भी देखेंगे तो आप उसको नाटक ही आपका मानने का ये दिल करेगा कि ये चीज़ नकली ही है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो इस सही और गलत के फ़र्क को भूल जाते हैं और चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना बंद कर देते हैं और अपने अपने जो उनका माइंडसेट है, जिसको कि हम फैक्ट चेक की भाषा में अगर आप कहें तो कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, उसी हिसाब से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। जब एक ही समय पर सूचनाओं की बाढ़ आए और उन्माद चरम पर हो, उस दौर में फेक न्यूज़ से कैसे बचा जा सकता है? में ये वॉर ऐसे समय पे हुआ है, एक ऐसे समय पे हुआ, अगर आप देखें इस बार तो डिसइंफॉर्मेशन अगर सबसे ज़्यादा कहीं दिख रही है तो वो है ट्विटर पे, जिसको एक्स कहते हैं। और ये बड़ा ही मुश्किल हो गया है, बड़ा ही मेसी हो गया है, मैं आपको सच बताऊं तो। उसकी वजह यह है कि ट्विटर ने पिछले दिनों जिस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया है, एज ए जर्नलिस्ट सबको ये पता है कि पहले हम किसी की अगर ट्विटर पे किसी का प्रोफाइल देखते थे तो हम देखते थे कि क्या वो वेरीफाइड है या नहीं। अब वेरीफाइड होने का मतलब कोई नहीं है, $8 दे के कोई भी वेरीफाइड हो सकता है। तो पहली बात है कि ये जानना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा व्यक्ति सही है या नहीं है। ट्विटर वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। दूसरा बात है, ट्विटर अब उन लोगों को प्रमोट करता है, उनके पोस्ट को प्रमोट करता है जिन्होंने $8 दिया हुआ है, जो ब्लू टिक है। तो अगर वो गलत चीज़ भी शेयर करते हैं तो वो ऊपर दिखता है, उसको एम्पलीफाई होता है। और फिर हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है कि हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ को सैकड़ों लोगों ने शेयर किया है तो हम मानते हैं कि ये चीज़ सही होगी, हम उसको और एम्पलीफाई करते हैं। और इस तरह से, चूँकि अब वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, तो ट्विटर पर जाकर वहाँ पे सही तरीका क्या है पता करने का। हम सबको पता है कि एक बहस चल रही है कि 40 बच्चों के गर्दन हमास ने काटे या नहीं काटे, लेकिन इतनी बहस के बावजूद किसी को बिल्कुल सटीक एविडेंस के साथ अभी भी सच्चाई पता नहीं है आज की तारीख में। उसकी वजह यह है कि अब वहाँ पर जा कर के जो दोनों पक्ष हैं अपने अपने हिसाब से सच को प्रेजेंट कर रहे हैं। और वहाँ अगर आप कोशिश करें जर्नलिस्ट कि वहाँ जाकर हम लोग वहाँ के जर्नलिस्ट से बात करें, किसी वेरीफाइड व्यक्ति से बात करें, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो कि सच बताए, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों को संपर्क करना। कौन सही है, कौन गलत है, किसका अकाउंट सही है या गलत है। अगर आप 2 दिन पहले की बात करें, आपने देखा कि अमर्त्य सेन के मरने की जो खबर थी, झूठी खबर, वो हर जगह पे छप गई। और उसकी वजह ये थी कि एक झूठे प्रोफाइल ने उस खबर को फैलाया और सारे लोग उसके जाल में आ गए। अब आपको जंग की अपडेट्स भी बता देते हैं। हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग 6ठे दिन भी जारी है। इजराइल में मरने वालों की संख्या 1200, जबकि गाजा में 1300 के पार पहुंच गई है। गाजा में लगभग 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। गाजा का इकलौता पावर स्टेशन बंद हो चुका है। ईंधन की कमी के चलते गाजा पट्टी में बिजली के अलावा पानी और भोजन की किल्लत भी होने लगी है। इजराइल ने कहा, जब तक सभी बंधकों को नहीं छोड़ा जाता, नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी। 12 अक्टूबर की सुबह हमास ने 3 लोगों को रिहा किया। हालांकि अभी भी लगभग 150 लोग उनकी कैद में हैं। इनमें से कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। गाजा से आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास यूएन, कतर और इजिप्ट के साथ बात कर रहा है। इजिप्ट ने कॉरिडोर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कहा, अगर गाजा के लोग बाहर निकले तो फिलिस्तीन का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सीरिया और सऊदी अरब के शीर्ष नेताओं से बात की। वो फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली सेना अभी भी गाजा के अंदर नहीं घुसी है। 3 लाख सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है। आईडीएफ ने कहा है कि जब समय आएगा
तब हम जमीन के रास्ते हमला शुरू करेंगे। वॉर कैबिनेट की पहली बैठक के बाद नेतन्याहू ने कहा, हमास के हर एक मेंबर का अंत तय हो चुका है। 12 अक्टूबर को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात उन्होंने की। बोले, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। नेतन्याहू और ब्लिंकन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कहा, सुनिए। Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. ब्रिटेन ने अपने दूतावास के स्टाफ मेंबर्स को अस्थायी तौर पर बाहर निकाल दिया है। ब्रिटिश एयरवेज ने अगले 3 हफ्तों के लिए इजराइल की फ्लाइट्स रोक दी हैं। भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समय इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय हैं। जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। पहली फ्लाइट 12 अक्टूबर को भारत आ रही है। भारत सरकार ने नई दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाए हैं, जबकि तेल अवीव और रमला में इमरजेंसी हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। इजराइल हमास जंग पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।